हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। उसी एक बेसिक से सवाल से कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं एक सवाल। व्हाट इज केमिस्ट्री? यस, व्हाट इज केमिस्ट्री? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मजा ही आ जाएगा इस बात को जान के। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो देखिए, कुछ खास किताबें कुछ खास बात कहती हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। वो कहती हैं कि केमिस्ट्री एक कुछ और नहीं, साइंस की ब्रांच है। साइंस की कौन सी ब्रांच? वो ब्रांच जो मैटर्स के बारे में स्टडी करती है। यानी मैं पहला पॉइंट लिखना चाहता हूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। इसका जवाब है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। जल्दी बोलो, ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। अब याद रखिएगा, that deals that deals with the study of matter, that deals with the study of matter। जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली मैंने तुमसे कहा कि केमिस्ट्री क्या है, तुमने भी मुझसे पूछा केमिस्ट्री क्या है। मैंने कहा केमिस्ट्री कुछ और नहीं, एक साइंस की ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर अपन लोग बातचीत करेंगे मैटर की कंप्लीट स्टडी। सबसे पहले दो सवाल सर डाउट के। मैंने कहा बोल भाई। तूने कहा सर मैटर क्या है। मैंने कहा रुक जा सर, दूसरी बात मैटर के बारे में पढ़ना क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इट्स कंपोजिशन, याद रखिए, कंपोजिशन। वाओ यार वाओ, इट्स कंपोजिशन। ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? इट्स स्ट्रक्चर। क्या चीज मेरे भाई? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉमा केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मुझे पढ़ना क्या है? मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, सब कुछ। एंड अलोंग विद दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज, ड्यूरिंग द चेंज। यानी कि मैंने तुमसे कहा कि केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंस की, जो डील करती है स्टडी ऑफ मैटर से। सर मैटर के बारे में पढ़ना क्या है? उसका कंपोजिशन, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर, वो दिखता कैसा है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू नो, केमिकल का मतलब उसके अंदर एटॉमिक लेवल पर आइए, एटम क्या है बात करेंगे इस पे, उसके अंदर चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं। फिजिकल मतलब उसके अंदर जो अपेयरेंस वाले चेंजेस है वो कैसे हो रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, जब चेंज करते हैं तो एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होती है। सारी चीजों का डिस्कशन हम कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि ये जो चीज सर आपने लिख दी है मैटर, ये मैटर है क्या? तो आइए मैं तुम्हारे को दिल खोल के बताता हूँ कि मैटर, व्हाट इज मैटर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से और बहुत ही ध्यान से कि मैटर क्या है। तो देखिए, मैटर समझने के लिए बस दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि हर वो चीज मैटर है जिसके पास कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर सके और उसके पास मास की प्रॉपर्टी है। यानी कि मैटर क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो एनीथिंग विच हैज मास, जल्दी बोलिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई, एंड ऑक्युपाई स्पेस। यस यस यस, बस दो बातें आपको जहन में रखनी है। हर वो चीज मैटर है जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे। कोई बड़ी बात नहीं, क्लास 9 से ये बात सुनते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है साहब कि मैटर के अलावा भी कुछ होता है। यस, नॉन मैटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें अपन, यस लाइट है, लाइट के पास मास नहीं है, लाइट का कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। सर साउंड, साउंड भी अपना, यस साउंड को फ्लो करने के लिए मीडियम चाहिए, बट याद रखिए सरकार, वो कोई मास नहीं रखता, कोई स्पेस नहीं ऑक्युपाई करता, इसलिए उसे अपन नॉन मैटर बोलते हैं। ये एक बड़ी चर्चा है, बट नाउ हम बात कर चुके हैं मैटर पे। ओके साहब, मेरे भाई मैटर के कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। जैसे आपका ये फैन, इवन आपका ये फैन, अरे 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 ओके सर, तुम मिटो यार, अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल हाँ, आपका सरकार फैन, यहाँ पर ये पेन,
पेन, ये सब बच्चों वाले एग्जाम्पल है। इवन कोई आयरन का पीस, कोई आयरन का पीस, यस, कोई भी आयरन का पीस, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? मैटर का एग्जाम्पल है, जी हाँ। सर तो अब इस मैटर के साथ क्या करें, कुछ आगे बताओ सर। मैंने कहा एक काम करो सर, आप इसको तोड़ना शुरू कर दो। सर इसको तोड़ दिया, मैंने कहा तोड़ दिया, तूने कहा कितना तोड़ा, मैंने कहा अभी एक का दो किया, मैंने कहा ले फिर से। सर ये इस मैटर के दो टुकड़े हो गए, मैंने कहा एक काम कर सर, इसको फिर से तोड़ दे। सर तोड़ दिया, मैंने कहा अब बता कितने टुकड़े हो गए। सर आप बताओ, आप बताओ। आपने दो से बना दिया चार, ओके बहुत खूबसूरत, आपने चार बना दिया। मैंने कहा फिर से और तोड़। क्या बात कर रहे हो सर, कितना तोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा तू इतना तोड़, इतना तोड़ जितना तोड़ा जा सकता है। आखिर कितना तोड़ा जा सकता है, उसके बाद फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। जी हाँ हुजूर, या आपने एकदम छोटे 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 ये आप देख पा रहे हो, ये उसी आयरन के टुकड़े को अपन ने मारा, एकदम छीछा लेदर कर दिया एकदम भाई साहब, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ डाला। मैंने कहा तोड़ यार, और इसके बाद तोड़। ना सर ना, अब इसके बाद नहीं तोड़ा जा सकता। ये स्मॉलेस्ट पीस है, यस, ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर है, ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर है सरकार। और इस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, एटम। यानी कि एटम भी मैटर का पार्ट है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आपकी खिदमत में बिल्कुल सही बातें अर्ज हुई हैं कि स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर जिसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते, उसके बाद तोड़ना उसे संभव नहीं है। इसका मतलब व्हाट इज एक्चुअली एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिस्ट्रक्टेबल पार्ट ऑफ मैटर जिसको फर्दर हम नहीं तोड़ सकते। यस, इतनी सी बात आपको मैं बताऊं, ध्यान से ध्यान से ध्यानम ध्यानम। आइए सरकार, अगली बात करेंगे, अगली बात करेंगे हम लोग। सुने सरकार, सुने सुने। यानी कि अब अगली जो परिभाषा अपने पास आती है सरकार, वो किसकी आती है सर? एटम। व्हाट इज एटम? सर आप बताओगे, आप बताओगे ना यार। मैंने कहा एटम स्मॉलेस्ट, जल्दी बोलो क्या चीज? स्मॉलेस्ट, यस, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल, अनडिविजिबल, यस, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट, यस, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। यस हजूर, बहुत बेसिक बात मैंने आपसे बोल दी कि जो किसी भी मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे तो एटम पर चर्चा करने के लिए एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर ही पूरा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ेंगे। इवन फिजिक्स में भी है, अलग अलग साइंटिस्टों ने, इवन डाल्टन से लेकर बहुत आगे बोहर तक, श्रोडिंगर तक अलग अलग बातें कही गई हैं। बट हम अभी इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि मेरे भाई स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे? एटम। ओके सर, जब स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर को एटम बोलेंगे तो सर ये दिखता कैसा होगा? इसके अंदर भी कुछ होगा। यस, हर स्मॉलेस्ट चीज के अंदर कुछ ना कुछ है। लाइक आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी लिविंग क्या हो सकती है सर? सेल। बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वेसाइकल है, वैक्यूल्स हैं, अरे बहुत सारी चीजें हैं सरकार। उसी तरह से ये एटम, ईच एटम, अगर मैं बात करूं, ईच एटम कंटेन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन 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 सर? यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर ये एटम में कहाँ लाई करते हैं? जैसे हम मानव हैं, हमारे यहाँ पे यहाँ के आसपास हार्ट होगा, इंटेस्टाइन यहाँ नीचे होगी, हमारी फिंगर्स यहाँ है, हमारा ब्रेन यहाँ है। तो साहब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये एटम के अंदर होंगे, कहाँ होंगे? आओ आओ आओ, आ जाओ, अब आ जाओ, सुन लो ध्यान से। एक छोटा सा जोन होगा, यस, एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा जोन होगा, और तुम्हें जान के अच्छा लगेगा उसके चारों ओर ऐसे कुछ और भी होगा। मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि आखिर ये क्या होगा। मैं तुम्हें एक एक चीज पे चर्चा करूंगा। यार क्या बात कर रहे हो? ये जो छोटा सा जोन है, इसे तुम कह दो न्यूक्लियस। क्या कह दोगे? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? दो लोग, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं। और याद रखिए कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में रहने की वजह से इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी बेसिकली हमारे पास किसी भी एटम में कितने लोग मिलेंगे? 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलने वाले हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन आगे जाके आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही तेजी से, किसी इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं, बहुत तेजी से घूम रहा होगा चारों ओर न्यूक्लियस के। जहां पर जिस स्पेस में घूम रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, शेल। सर शेल ही बोलेंगे? नहीं साहब, और भी नाम दे सकते हो, ऑर्बिट। सर ऑर्बिट, मैंने कहा और भी नाम दे सकते हो, एनर्जी लेवल। हाँ यस यस। इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा ऑर्बिट में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके ऑल राइट, यस, हर एटम में यही होंगे। सर लेकिन एक डाउट है, मैंने कहा बोल जल्दी। सर पीरियोडिक टेबल एक दिन देखी थी, मैंने कहा बढ़िया है, मुबारक हो, बधाई हो, कितने एलिमेंट देख लिए? सर वही हाइड्रोजन से शुरू हुआ और ऑर्गेनेशन 118 118 देके। मैंने कहा सब देख डाले? बिल्कुल सर, सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने कहा सब में यही है, बिल्कुल यही है, जी हाँ। तो सर सब अलग कैसे हैं, कैसे अलग है? मैंने कहा एक बात बता, तेरे पास मास है? तुमने कहा बिल्कुल सर, कल ही तो वेट करके आए। मैंने कहा तू मुझे देख क्या फील कर रहा है, मेरे पास मास होगा? बिल्कुल मेरे पास मास है, फिर भी हम और तुम अलग हैं। सर कैसे अलग हैं? सर तेरे पास फिंगर्स है, मेरे पास भी फिंगर्स है, बट हम तुम अलग कैसे? क्योंकि साइज अलग होगा, हमारा मास अलग होगा। उसी तरह से हर एलिमेंट, हर एटम के पास, हर एटम के पास यही तीन फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर भी हर एटम एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि इनके नंबर्स अलग अलग हैं। यानी डिफरेंट एलिमेंट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा आपको कि यहां से आप जरा समझने की कोशिश करो। मैं यहां क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स कंटेन्स different number of electron, proton and neutron. Okay, तो सर एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने खोज डाला, कैसे पता चला? मैंने कहा आओ तो मैं बात करता हूँ, एक एक चीज पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर चर्चा ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रॉन, सारी चर्चा करूंगा। यार तुम्हें जान के अच्छा लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक चार्ज की भी और दूसरी मास की भी। वाह, दो प्रॉपर्टी। सर इसका मास बताओ, तुम्हें जान के अच्छा लगेगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इवन यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, या फिर 9.1 10 टू द पावर -28 ग्राम। वाह सर क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, समझ गए समझ गए समझ गए, जी हाँ, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। सर इसके पास चार्ज भी आपने बताया था, यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या फिर आप जल्दी बोलो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। नो 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 नो, आओ आओ आओ, अबे मिटो, मिटना पड़ेगा। इंटू 10 टू द पावर -10, बट द यूनिट इज ESU। जैसे अपन का मास ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, टन में, कुंटल में, सिमिलरली एक नई यूनिट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, दैट इज द ESU। जी हाँ हुजूर। अब इसके नेचर पे बात करें तो इसका जो नेचर है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ख़ास बात तुम्हें बताऊं, और ख़ास बात तुम्हें मैं बता दूंगा तो जान जाओ ध्यान से, ये कैसा पार्टिकल था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कुछ और बात बता दूं, इसकी प्रेजेंस कहाँ होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस? यस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसकी जो प्रेजेंस होगी, इसकी जो प्रेजेंस होगी वो किधर होगी मेरे भाई, जल्दी बोलो, आउटसाइड द न्यूक्लियस। जल्दी बोलो, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस इन अ शेल। ये कहाँ मौजूद होगा, न्यूक्लियस के बाहर, शेल के अंदर। ओके गुड सर। सर एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैंने कहा बोल भाई बोल। सर खोजा किसने था, ओ हो, ये बात तुम भूल गए। इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, बहुत खूबसूरत सा नाम है, जे जे थॉमसन। यस, जे जे थॉमसन। वाह क्या बात है। कब खोजा था, 1897।
कब खोजा था मेरे भाई? 1897। किसने खोजा था? सर जे थॉमसन ने। एक बात तुम्हें और बताऊं, ये सारी चर्चा मैंने किस पे कर दी है? इलेक्ट्रॉनों पर। तुम्हें जान के अच्छा लगेगा, थोड़ी सी और चर्चा कर दूं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ 0 लिखा। याद रखिएगा सरकार, ये जो चीज होती है रिप्रेजेंट करती है चार्ज। क्या रिप्रेजेंट करती है? चार्ज। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? मास। वाह क्या बात है। तो इसको हमने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। ई को कई बार ई माइनस के रूप में भी हम लिख सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा तुम्हें इलेक्ट्रॉनों पे कर दी है। अब अगर तुम इजाजत दोगे तो मैं मेक श्योर में चर्चा कर दूंगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। वाह, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए सरकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चर्चा करें। नाउ अब मैं बात करूंगा प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में चर्चा करूं तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है। इसके पास भी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 2। एक इसकी मास की प्रॉपर्टी, दूसरा इसके चार्ज की प्रॉपर्टी। सरकार अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूं मास, मास ऑफ प्रोटॉन सरकार 1.6175, 175 into 10 to the power -27 इवन किलोग्राम। या फिर मैं बात करूंगा 1.6175 into 10 to the power -24 ग्राम। आधे कह रहे हैं सर 2-2 यूनिट क्यों बता रहे हो? यस, तुम केमिस्ट्री के मास्टर से पढ़ रहे हो, मगर जिंदगी में फिजिक्स वाला आएगा वो किलोग्राम लेके चलेगा, केमिस्ट्री वाला ग्राम लेके चलेगा। दोनों तुम यहीं का यहीं देख लो। सर प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा होता है, कितना होता है? मैंने कहा प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वही पुराना अपना 1.6 into 10 to the power -19 कूलम एंड अगेन 4.8 into 10 to the power -10 ESU। बढ़िया है सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा, बट इसका नेचर ये कैसा होता है भाई? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। वाह सर क्या बात बोल दी है, ये पॉजिटिवली चार्ज। मैंने कहा बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। सर 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 प्रेजेंस प्रेजेंस प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस पे बात करूं, प्रेजेंस इसकी अगर मैं प्रेजेंस पे तुमसे मैं बात करूं, कितना भी बात कर लूं, लेकिन ये रहेगा कहाँ? न्यूक्लियस में। तो लिख दीजिए इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जी हाँ, न्यूट्रॉन के साथ मिलजुल के यारी बना के रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। वाह सर, सर बहुत बढ़िया सर। डिस्कवर किसने किया था? वाह भाई वाह, डिस्कवर्ड बाय यस। ये कौन है सर? गोल्डस्टीन सुना था? नहीं साहब, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेज की खोज की थी। इसको डिस्कवर किसने किया था? वो थे जे थॉमसन। ये हैं रदरफोर्ड। नाम आगे सुनोगे, नहीं सुना है? इसने मेरे भाई रदरफोर्ड। कब किया था? जरा ध्यान से, दिन तारीख बहुत जरूरी याद रखना। 1911। तुम्हारी फीलिंग के लिए बता दे रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, इसको भी कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका है? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ लिखा जाता है चार्ज, यहाँ लिखा जाता है मास। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, प्रोटॉन का मास बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, दैट इज 1 and 1, चार्ज +1 अपर में 1। ओके, इट्स गुड इट्स गुड इट्स गुड, बढ़िया। अच्छा तुम्हें कुछ और बातें बता दूं। जो प्रोटॉन का मास है, मैंने बोला प्रोटॉन का मास ये मच 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 ग्रेटर देन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कभी भी मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये नेग्लिजिबल हो जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन ही आएगा। इसका मतलब ये बातें याद रहें कि मास ऑफ प्रोटॉन भाई साहब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर, थोड़ी सी चर्चा और कर लीजिए। मैंने कहा बता दीजिए सर, सर चर्चा कर लीजिए अब न्यूट्रॉन पे। मैंने कहा आ जाओ, आओ तुम्हें चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन्स पे। यस, न्यूट्रॉन्स के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जैसा कुछ नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जैसा कुछ नहीं है, इन पे सिर्फ मास की प्रॉपर्टी होती है। नेट चार्ज इन पे कितना होता है? 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन हैज नथिंग बट 1.6725, यस अलग है बहुत ध्यान से, इनटू 10 to the power -27 किलोग्राम और 1.6725 10 to the power -24 ग्राम। फिर वही बात, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले दोनों के लिए जरूरत है सरकार। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, इनके डेटा जो ये लास्ट डिजिट है ये अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग मिल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, लेकिन यहाँ से एक बात सर मुझे और समझ में आती है कि अगर मैं रफ आइडिया लूँ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट लिटरली अगर देखा जाए
अगर लिटरली देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। इस बात की जरूरत आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पड़ेगी। जल्दी बोलो कहाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब चर्चा थोड़ी सी और करते हैं साहब। साहब इस पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है लाल, 0। सर बहुत बढ़िया, यानी इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, ये बड़ी शब्द है नेट चार्ज। ईमानदारी से नेट पे आगे बात करूंगा इस पे। एनीवेज नेक्स्ट बात करूं मैं अगर, कि ये जब चार्ज ही नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, इसकी प्रेजेंस पे बात कर रहे हैं। इसकी प्रेजेंस कहाँ होगी, तुम बताओ कहाँ होनी चाहिए। सर अभी थोड़ी देर पहले सर अभी एक जिंदा जिंदा बताया सर आपने, इनसाइड द, जल्दी बोलो, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूट्रॉन लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। वाह सर क्या खूबसूरत बात कह दी, इनसाइड द न्यूक्लियस। मैंने कहा छोड़ो ये सब, मुझे सच्चाई बताओ, डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किसने किया, जल्दी बताओ। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, ओ वाह कौन था वो आदमी, हाँ बहुत देर में आया, जेम्स चैडविक। कौन है भाई, जेम्स चैडविक। वाह जी वाह, कब है कब है कब है, 1932, बहुत देर में आया मगर आया तो सही। तो ये थे बेसिक चर्चा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कहाँ होगा, किस पे चार्ज कितना होगा, किसको किसने खोजा, एवरीथिंग मैन। लेकिन सर एक डाउट है, जब हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और सब एक दूसरे के नंबर्स में अलग अलग होंगे, तो साहब ये बताओ किसमें कितने होंगे। मैंने कहा यार आज सीखना चाहते हो, आओ आज तुम्हें दिल खोल के सिखाता हूँ, आओ सरकार आओ। वाह चले सरकार, वाह। अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पर ध्यान से, ईमानदारी से मैं बात करता हूं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एलिमेंट, इन डिफरेंट एलिमेंट, इन डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, सबकी चर्चा आइए सरकार हम कर लेते हैं। मैं यहाँ तुमसे सबसे पहले ये सारी बात करने के लिए मैं तुमसे कंसीडर करना चाहता हूँ कुछ, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, कंसीडर एन एलिमेंट। हमने क्या कंसीडर किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखो एक्स। जल्दी बताओ खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स। वाह सरकार एक्स। सर इस एक्स के लिए कुछ बात कही गई है, मैंने कहा बोलिए। सर यहाँ पर लिखा हुआ है जेड और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ए। वाह सर वाह क्या बात है सर, इस वाले एक्स को थोड़ा सा मिटाइए, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट। अभी देखो मैंने एक एलिमेंट कंसीडर करा है, वो सब कुछ पता लगाने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट में होंगे, उसके लिए एक जनरल एलिमेंट मान लिया। सर जनरल ये तो है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, एक्स कौन सा एलिमेंट। मैंने कहा हाइपोथेटिकल, तुम्हें कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं, आओ सबसे पहले यहाँ समझो। यहाँ पर अगर तुम समझोगे तो यहाँ पर मैं जेड के बारे में तुमसे बताना चाहता हूँ। ये जेड जो है बेटा, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है बेटा, जल्दी बोलो, एटॉमिक नंबर। ये जो ए है सर, एटॉमिक मास, मार दे झापड़ खींच के, एटॉमिक मास, इसको अपन बेसिक बात बोलते हैं मास नंबर। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं, सही बात ये क्या है, ये कौन है, मास नंबर। यानी कि कोई एलिमेंट होगा उसके अंदर यदि वो दो इंफॉर्मेशन दे ना दे, हम सबको रटा होना चाहिए। इवन सबका नहीं तो 30 तक तो आपको रटा ही होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर एज वेल एज उनके मास नंबर। हाँ तो अगर कोई एलिमेंट हाइपोथेटिकली एक्स है, उसके पैरों में जेड लिखा है, सर पे ए लिखा है, तो जेड क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, ए क्या है बच्चों, मास नंबर। वाह, तो यहां से मुझे सर मेरा टारगेट कहाँ अचीव हुआ। मैंने कहा सुनो साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो ऑलवेज जेड होगा, ऑलवेज। इसमें कोई शक व संशय आपको होना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली बता क्या रहा है, प्रोटॉनों के नंबर्स। वाह क्या बात है। मैंने कहा आओ तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ, कुछ और सिखाता हूँ सर। नंबर ऑफ साहब बस, मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताओ। सर ये न्यूक्लियॉन्स क्यों बता रहे, क्योंकि ये आसान है हमारे लिए। एक्चुअली जेड क्या बता रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये ए क्या बताएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
अरे तुम न्यूक्लियन समझते हो सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब मैं ये समझता हूं कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे, वो बेसिकली कुछ और नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही पकड़े तुम, यानी किसी भी एलिमेंट में कुल न्यूक्लियंस की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स को जोड़िए न्यूट्रॉन्स को जोड़िए, दैट सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। जी हाँ हुजूर, आप बताइए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? सर ए से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन को सर जेड से। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे कोई बड़ी बात नहीं, अब कोई बड़ी बात नहीं सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, इसको इधर फेंक दीजिए। तो यहां से आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एलिमेंट एज नथिंग बट ए माइनस का जेड। इसका मतलब हुजूर जरा सोचो, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन कितने होंगे? जेड के बराबर। प्रोटॉन कितने होंगे? जेड के बराबर। आप बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस जेड के बराबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए के बराबर। क्या बात है सर, थोड़ी सी चर्चा इलेक्ट्रॉन्स की करो। मैंने कहा ये बात कर देता हूं। अगर आप इस एलिमेंट को देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जेड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए। एलिमेंट का सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आप इस एलिमेंट को बोलोगे न्यूट्रल एलिमेंट। क्या बोलोगे? न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो मैं यहां तुम्हें बताना चाहता हूं कि फॉर अ न्यूट्रल एलिमेंट, फॉर अ न्यूट्रल, फॉर अ न्यूट्रल एलिमेंट, फॉर अ न्यूट्रल एलिमेंट, याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जेड। यानी किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का आप ज्यादा मतलब मत समझो, बस ये समझो कि सादा सुहाना एकदम सुंदर सुशील सा लिखा हुआ है, हमारे लिए वो न्यूट्रल है। बस बस बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम्हें समझ में आया? यानी अगर कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियन हम सब बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, न्यूट्रल है तो वही इलेक्ट्रॉन। जो मास नंबर वो न्यूक्लियस, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, नंबर ऑफ मिल जाएगा। जल्दी बोलो, न्यूट्रॉन। जी हाँ, आइए एक सवाल आपके मुंह पे फेंक के मैं मारूंगा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होगा। आइए हुजूर आइए, अभी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखो जी, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने में चूर चूर, एसी ऑफ है, ये टॉप फ्लोर की छत है, मगर तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। अब तुम हमारे लिए हाजिर हो, कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर बात है। आओ सरकार बात सुनो। खैर तुम बात सुनो, ना भी करो तुम बात सुनो, तभी तो कुछ तो करोगे यार। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ सरकार। मैं यहाँ पर एक सवाल, एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। पहला पहला आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूँ एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के पैरों में लिख दिया गया है 13, इसके सर पे लिख दिया गया है 27। अगर आपको दे रखा है इट्स वेल एंड गुड, नहीं दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए, आपका दायित्व है। सबसे पहली बात, आपसे पूछा गया कि सर जी आप जेड बताइए। सर जी बताना क्या है? सर 13 दिख रहा है, तो चलो फिर कुछ और बता दो, ए बता दो। सर बताना क्या है? दिख रहा है सर, बाय कंपैरिजन, कि पैर में जो लिखा होगा, पैर मतलब नीचे, यहाँ कोई पैर सर किताब में पढ़ा पैर है ही नहीं। अरे जो नीचे लिखा है वो जेड है, जो ऊपर लिखा है वो ए है। सर ए की वैल्यू 27 दिख रही है। मैंने कहा फिर आगे की बात बताना शुरू कर दो तुम। सर रो सर सबसे पहले प्रोटॉन बताओ। मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सर जेड के बराबर होंगे, यानी 13 होंगे। सर छोड़ो सर, न्यूक्लियॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ। मैंने कहा इसमें बताना क्या है? इसमें बताना क्या है सर? ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए के बराबर कितने होंगे? 27। मैंने कहा वाह क्या बात है। सर तो आप बता दो, न्यूट्रॉन्स बताओ। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? ए माइनस का जेड। ए बोले तो भैया 27, जेड बोले तो भैया 13, कुल मिला के कितने आ गए? 14। क्या बात क्लियर है? यानी एल्यूमिनियम वो एटम है जिसमें प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है। इलेक्ट्रॉन पर आओ जाओ, फिर तुम आ जाओ। सर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? प्रोटॉन के। क्यों? क्योंकि ये कैसा दिख रहा है? जल्दी बताओ कैसा दिख रहा है? सर रंग बदल के बताओ। तो मैंने कहा ये दिख रहा है न्यूट्रल। ये कैसा दिख रहा है? न्यूट्रल। अब स्पेलिंग ठीक है, मैं अंग्रेजी का मास्टर थोड़ी हुए। ठीक है ना, अंग्रेजी के नहीं तो तुम गलत लिख दोगे ना यार, सुधार लिया ना। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन के बराबर होंगे। कितने होंगे लल्लू? 13 13 13 13 हुजूर,
तो मैं देखो एल्युमिनियम के बारे में सब कुछ बता दिया। किसी ने कहा साहब न्यूट्रल नहीं होगा, तो मैंने कहा फिर तो बातें बदलेंगी, न्यूट्रल नहीं होगा फिर बातें बदलेंगी। आओ थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, बट मैं तुमको कुछ सवाल दे देता हूँ, कुछ सवाल दे देता हूँ। देखो सरकार, दूसरा आपको घर से करना है। ये सोडियम है, यहाँ पर 13 है। अब सोडियम तुम कब से 13 हो गए भाई? वाह, यहाँ ये सोडियम के पास 11 है, सोडियम के पास 11 है, इसका मास नंबर 23 है। तीसरा तुम और ले लो, ये ऑक्सीजन है, ये 8 है और ये 16 है। चौथा तुम ले लो कॉपर, कॉपर के यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, यहाँ पर 63 लिखा हुआ है। पांचवा तुम खुद ले लो आयरन, और आयरन के यहाँ पर लिखा हुआ है 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है 56। और तुम यहाँ पर लेना चाहते हो छठवां, तो और तुम्हारी खिदमत में मैं रखता हूँ मैग्नीशियम, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है। तुम और लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी खिदमत में और दे देता हूँ। यहाँ पर आओ, सातवां मैंने फॉस्फोरस लिख दिया। यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस के लिए लिखा है 15 और यहाँ पर होगा 31। यहाँ पर तुम आठवां आ जाओ, मैंने तुम्हें कैल्शियम दे दिया, कैल्शियम यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर होगा 40। यहाँ पर 9th तुम आ जाओ, 9 तुम ले लो ऑर्गन, ऑर्गन मेरे भाई 18 है और ये 18 है, मगर ये 39 है। यस, 39 पॉइंट समथिंग है, मगर तुम तो 39 ही ले लो सरकार। आप यहाँ पर और ले सकते हो 10वां, सर क्लोरीन पर चर्चा कर लो, ये 17 है और ये 35 है। सर 11 शुभ शुभ लिखा देते, मैंने कहा अरे क्या बात कर दिए तुम। पोटेशियम ये 19 है और ये 39 है। इन सबको अपने घर पे ट्राई करो, सब में निकालना क्या है, इन ऑल दीज क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट इसके लिए आपको निकालना और भी कुछ है जो मैं बोल रहा हूँ। आप निकाल लेना ए, और आप क्या निकाल लेना जेड, और आप निकाल लेना न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स। आपको इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है। सर एक करके दिखा देते, मैंने कहा आओ, मैं लोह प्रेमी हूँ, आओ लोह प्रेमी हूँ, मैं लोह से बात करूंगा। लोहा लोहा लोहा, लोहे के लिए। सर आप बताओ, सर पैर में क्या लिखा था? जेड। वाओ, जेड की वैल्यू कितनी है? 26। सर पे क्या लिखा है? सर मास नंबर, दैट इज ए की वैल्यू कितना? सर 56। वाह वाह जी वाह। सर न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन, सर न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 56। अब आओ फिर वापस चलते हैं साहब। प्रोटॉन, सर मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। वाओ, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो इतने ही। वाह जी वाह, इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया। न्यूट्रॉन कितने होंगे? ए माइनस का जेड, दैट इज 56 माइनस का 26, कहने का मतलब है 30। अब बात है, तुम्हें सब दिख जाना चाहिए, एक एक चीज दिख जानी चाहिए। अगर ये दिख रही है तो 11 सवाल में मैंने एक शगुन का करा दिया। अब तुम सब फोड़ फाड़ दो, सब फोड़ दो यार, सब फोड़ दो। फोड़ के कमेंट सेक्शन में जरूर फूटना चाहिए कि सारे सवाल दिख गए। समझ में आ रहा है क्या? चले सर, समझ में तो आ गया सर। आयंस पे और कौन करेगा चर्चा? हम हैं तो क्या गम है। आइए सरकार, आइए 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 आइए, हम 2 पार्ट में स्प्लिट द स्क्रीन खेलेंगे और बातचीत करेंगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल। आइए सरकार, हम बात करते हैं फॉर आयंस, फॉर आयंस। सबसे पहला डाउट ही, आयन कहाँ होता है बे? मैंने कहा ओए आयंस, आओ सिखाते हैं, आओ सिखाते हैं। मैंने कहा देखो आयंस, देखो भाई मैं आयंस पे बात करूं। आयंस यार 2 तरह के होते हैं, आयंस 2 तरह के होते हैं। लिखने से पहले तुम खुद बताओ। मेरे पास यहाँ पर एक्स है, मैंने कहा एक्स, वही जो एक्स जो तुमने माना था। अरे उल्टा मत सोचो यार, एक्स मतलब कोई सिंबॉलिक एलिमेंट है यार, हाइपोथेटिकल एलिमेंट है। आप बताइए सरकार, यहाँ पर मान लेते हैं इसके पैरों में मैंने लिख दिया Z और इसके सर में लिख दिया A। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कम ज्यादा होंगे, बराबर? अरे सर न्यूट्रल है, बराबर होंगे। मैंने कहा इसका मतलब अभी तुम ये कह रहे हो E बराबर P होंगे और क्या होंगे? Z। मैंने कहा हाँ यही होंगे। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू एक काम कर, चल कुछ बड़ा कर दे, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले। सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो यहाँ पर कुछ आएगा, सर कुछ आएगा जिसमें E और P बराबर नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब मेरे भाई प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है तो कितना पॉजिटिव ज्यादा है? सर पहले बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो एक पॉजिटिव ज्यादा। जो पॉजिटिव ज्यादा है इसके सर पे दिखाओ। सर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक प्लस नाचेगा। मैंने कहा यस, इसके सर पे एक प्लस आएगा। वाह जी वाह। और आज भी ये Z है और ये A है। अब तुमसे कोई पूछे कि प्रोटॉन्स कितने हैं, सर वो तो अभी भी Z है।
सर प्रोटॉन्स तो अभी भी Z हैं, मगर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो Z में से एक कम हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और ऐसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, जिसके सर पे पॉजिटिव आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं केट आयन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केट आयन। केट आयन। केट आयंस का मतलब मेरे भाई, केट आयंस का मतलब मेरे भाई क्या चीज? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब ये क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कम है किससे? प्रोटॉन से। और पॉजिटिव आयन कब बनेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर, सर एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर कैटायन बनेगा क्या? नहीं सरकार, गलत सुन रहे हो तुम। सही सुनो, सही सुनो, सही सुनो। अगर मान लीजिए सरकार, मान लीजिए तुम, अब तुम भी जाओ। मान लो सरकार ये अपना एक्स एलिमेंट था, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर ए है, मगर इसमें से मैंने एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, कितने निकाल लिए? एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो इसके ऊपर प्लस कितना आ जाएगा? एन चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन पे दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन पे तीन पॉजिटिव। वाह जी वाह। तो यहाँ पर Z और यहाँ पर A, आज भी प्रोटॉन कितने होंगे? सर प्रोटॉन्स तो आज भी Z के बराबर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर Z में से n इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक निकल चुके, निकल चुके। वाह सर, प्लस एक काम करते हैं, प्लस लाने के लिए एक और काम, आप प्रोटॉन को बढ़ा ही तो रहे हो। मैंने कहा हाँ यार। सर एक काम कर दो सर, प्रोटॉन बढ़ा दो, प्रोटॉन बाहर से लाके डाल दो। सरकार तुम्हें मैं सच्ची बताऊं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इनको निकालना संभव नहीं है। हम निकाल किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। हम ऐड किसको कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। हम न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। दे आर टाइटली बॉन्डेड, बहुत हाई फोर्स के साथ बंधे हुए हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार। यस, इसका मतलब हम छेड़छाड़ किसके साथ करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की अधिकता। बट प्रोटॉनों की अधिकता मतलब प्रोटॉन्स ऐड नहीं किए, निकाला गया है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। जी हाँ सरकार। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयन। एन आयन का मतलब नेगेटिव आयन। समझते हैं यहाँ पर ध्यान से। मैंने कहा ये अपना एलिमेंट था, ये एलिमेंट कौन है? एक्स। वाई हाइपोथेटिकल। अरे सर एक्स से बहुत प्यार है, एक्स से प्यार है इसीलिए तो एक्स है। आइए सरकार, वापस आइए, वापस आइए, इधर आइए सरकार। ये जेड है और ये ए है। यहाँ पर अभी देखिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि न्यूट्रल सा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे और जेड के बराबर होंगे। वाह, एक इलेक्ट्रॉन सर ऐड कर दो। सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने? मैंने कहा बिल्कुल सर, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। कैसे? आजा 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 आजा, यहाँ Z था, यहाँ A था। आ सीख, आजा सीख। सर देखो, प्रोटॉन को तो छेड़ा नहीं, वो अभी भी कितना है? Z, क्योंकि वो न्यूक्लियस में बहुत भारी फोर्सेस से बना है, अभी भी सर वो Z है। बट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हुआ? सर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? सर Z, क्योंकि यहाँ पर E बराबर P खेल रहा हूँ और कितना खेल रहा हूँ? Z। सर यहाँ पर E बराबर Z प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। वाह, यानी कि प्रोटॉन से अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए उसके चेहरे पे क्या लगाया? नेगेटिव। और ऐसे आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयन या फिर नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोलिए सरकार, कुछ भी, सब सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब सरकार, अगर मैं यहाँ पर बोलता कि अपना एक्स एलिमेंट है, जिसके यहाँ पर जेड लिखा है, जिसके यहाँ पर ए लिखा है, अगर मैं एन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो तो यहाँ पर जो आएगा वो n माइनस का आ जाएगा और ये बन जाएगा एनायन, सुंदर सा खूबसूरत सा एनायन। मैंने कहा बिल्कुल, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एनायन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कैटायन। जी हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी आयन है, कोई भी आयन है, फॉर आयन, फॉर एनी आयन, फॉर आयन एक्स, यहाँ प्लस माइनस एन कुछ भी चार्ज हो सकता है, इट मे बी कैटायन एनायन। यहाँ पर आप बताइए प्रोटॉन कितने होंगे? सर Z, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई। न्यूट्रॉन कितने होंगे? सर A माइनस का Z। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन्स जो लिखा जाएगा दैट इज Z माइनस, यहां जो लिख रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा, चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। यस,
बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कभी भी निकालने हैं, Z माइनस चार्ज ऑन द आयन। सर थोड़ा सा एक एग्जांपल, मैंने कहा बिल्कुल, तो एक तुम एक से खुश हो जाते हो, मुंह पे फेंक के मारता हूँ, तुम्हें जितनी जरूरत है सरकार उतना अपने जेब में रख लो। आओ आओ आओ, मिलते हैं हम सब। पहला एग्जांपल यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर एल्यूमिनियम +3। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस का 2। यहाँ पर सरकार आइए और आइए, यहाँ पर चौथा एग्जांपल सल्फर -4। ये क्या बात कर, मजा ही आ गया। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पांचवा एग्जांपल H+। यहाँ पर छठवां एग्जांपल हीलियम +2। यस, इन सब के ऊपर आपको बताना है, इन सब में क्या क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स भी बता देंगे। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात नहीं। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो पता नहीं था सब, 17 है और यहाँ पर 35 है। तो आप बताइए साहब, प्रोटॉन कितने होंगे? पहले ए और जेड निकाल लेते हैं। ए कितना है मेरे भाई? 35। जेड कितना है मेरे भाई? सर 17। तो सर प्रोटॉन कितने होंगे? मैंने कहा प्रोटॉन तो 17 होंगे। सर न्यूट्रॉन कितने होंगे? मैंने कहा 35 माइनस 17, कहने का मतलब है 18। सर इलेक्ट्रॉन, जेड नहीं, जेड माइनस चार्ज ऑन द आयन। जेड कितना है आप बताओ? सर जेड है 17, माइनस चार्ज ऑन द आयन -1। बेटा माइनस और माइनस कितना? प्लस, कहने का मतलब कितने? 18। और इस बात को बड़ा लॉजिकली फील भी कर सकते हो कि अगर क्लोरीन न्यूट्रल होता तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन होते। हाँ सर, सर प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, बट माइनस होने पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 में एक और आ गया। कितने हो गए भाई? जल्दी बोलो। 18। जा, क्या बात है सरकार, 18 मुबारक हो। यहाँ पर आइए आइए सर, एल्यूमिनियम के बारे में। सर यहाँ पर 13 होता है, यहाँ पर 27 होता है। मैग्नीशियम का यहाँ 12 होता है, यहाँ 24 होता है। आप सुनिए सरकार, सल्फर का यहाँ 16 होता है और यहाँ पर 32 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। हीलियम का यहाँ 2 और यहाँ पर 4। एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं साहब। सबसे पहले यहाँ पर ए लिखो सर 27। सर फिर जी लिखो, जी मतलब वही जेड, मैं अंग्रेज थोड़ा बन रहा हूँ। आओ सरकार सुनो, प्रोटॉन कितने होंगे? सर 13। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 27 माइनस 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 कितना होता है सर? मुश्किल है, कौन सा डिफरेंस? अरे डिफरेंशिएशन लगाओगे, इधर आओ। कितना आ गया? 14। लेकिन यहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो Z माइनस चार्ज ऑन द आयन। Z बोलो कितना है? सर 13। सर 13 माइनस चार्ज ऑन द आयन +3, कहने का मतलब कितना? 10। बहुत सुंदर, बहुत बेसिक, बहुत खूबसूरत बातें कर रहा हूँ यार, बहुत ही आसान। तुम्हें अगर मजा आया हो दिल बना देना यार कमेंट में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा फील कराता हूँ यार। एल्यूमिनियम +3 है, अगर एल्यूमिनियम होता सादा सादा सर तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सर +3 है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए सर, 13 में से 3 चले गए सर 10। अरे वही तो है यार, आया नहीं आया बोलो, समझ आया क्या? सर एक और करा देते सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ पर ए लिखो सर 1। सर जेड लिखो सर 1। सर प्रोटॉन लिखो सर 1। और आपको जान के अच्छा लगेगा, न्यूट्रॉन सर 1 माइनस 1 0। वाओ वाओ। सर इलेक्ट्रॉन, जेड माइनस चार्ज ऑन द आयन, सर कितना? 0। अबे जो H+ है उसमें प्रोटॉन ही एक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। इसीलिए इस H+ को आप आगे चल के केमिस्ट्री में सिर्फ क्या बोलोगे? प्रोटॉन। यस यस, इस H+ को आप लोग क्या बोलने लगोगे? प्रोटॉन। सर तो ये बाकी एग्जाम्पल सर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप इसे घर पे कीजिएगा, और खिदमत में जब बड़ी देर से अर्ज कर रहा हूँ तो 2 लाइनें सुन लो कि न जीत के न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी की खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। ध्यान से, मैं तुमसे कहा ना कि इस पसीने के साथ तुम्हारे साथ खड़ा था क्योंकि मैंने दांव लगा रखा है। मुझे जीतने और हारने का फर्क नहीं पड़ता सरकार, ये तो आप हैं, आप ही हैं जो हमें जिताने की और हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।